तो एबीपी गंगा की महापंचायत लगातार आप देख रहे हैं। कुछ दिग्गज महिलाओं को आपने सुना जो कि राजनीति में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। अगला सेशन भी आपको दिखाएंगे जहां पर हमारे विशेष अतिथि रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। उनसे जानेंगे कैसा आगे का रोड मैप उनका रहने वाला है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है। लेकिन उससे पहले इसकी बड़ी खबर आपको बता दें, उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है। सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है। मुंबई से सटे पालघर में सड़क हादसा हुआ जिसमें उनका निधन हो गया है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, जिनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है। एक सड़क हादसे में उनके निधन की खबर सामने आ रही है। मुंबई से सटे पालघर में ये सड़क हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, उद्योगपति साइरस मिस्त्री उद्योग जगत में बड़ा नाम है जिनकी आज सड़क हादसे में मौत हो गई है। साथ ही साथ टाटा ग्रुप्स के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं साइरस मिस्त्री। और आपको बता दें कि मुंबई से सटे पालघर में उनका जो ये सड़क हादसा है ये हुआ है जिसमें उनकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है उद्योग जगत से, ये बेहद बड़ी खबर। और उद्योग जगत का जाना माना नाम थे साइरस मिस्त्री, जिनका आज सड़क हादसे में निधन हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मुंबई से सटे पालघर में सड़क हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो यहाँ युवक को मुंबई बुलाकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। कई दिनों तक युवक को बंधक बनाकर रखा गया, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई और युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बेल्ट और डंडों से युवक की पिटाई की गई है। युवक की बेरहमी से पिटाई, पैसे के विवाद में युवक को बेल्ट से पीटा गया और किसी तरह से अपनी जान बचाकर लखनऊ पहुंचा पीड़ित। ठाकुरगंज थाने में पीड़ित ने तहरीर दी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक इस युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी तरीके से मुंबई से अपनी जान बचाकर ये युवक लखनऊ पहुंचा और थाने में अब पीड़ित ने तहरीर दी है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई दिनों तक इस युवक को बंधक बनाकर रखा गया। पैसों के विवाद को लेकर इसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। बेल्ट डंडों से जमकर इसकी पिटाई की गई। और अब आप देखिए, ये सोशल मीडिया पर ये वही वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं तरीके से इस युवक को बेल्ट और डंडों से पीटा जा रहा है। हालांकि किसी तरीके से ये युवक इन बदमाशों के चंगुल से छूटकर लखनऊ पहुंचा है और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। अब बात गोंडा की, यहाँ फिर से घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। दरअसल घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं गोंडा के 2 तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे बसा एक गांव एक बार फिर से दहशत का माहौल यहां पर हो गया है। नदी का जलस्तर ऊपर होने से नदी के किनारे बसे घरों में पानी आ गया है। और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं महापंचायत बरेली से लाइव तस्वीर। एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सावल और हमारे सत्र में इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। तो अध्यक्ष जी, क्या कहना आपका, ये जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी चुनौती से मानते हैं, क्योंकि आपके एकदम सामने निकाय चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लंबे समय तक मैंने पार्टी का काम किया है। अलग अलग दायित्वों पर मैं रहा। 2016 में पार्टी ने मुझे विधान परिषद में भेजा। 2017 में सरकार बनी तो जिन 2-3 लोगों को सबसे ज्यादा लाभ सरकार बनने का हुआ उसमें मैं भी था, सरकार मंत्री बना। पहले इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री रहा, फिर बाद में 2019 में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में जी मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। मेरी पार्टी का निर्देश है कि मुझे संगठन में काम करना है तो मैं अच्छे मन से संगठन का काम करूंगा और अपनी
पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, तो उस अपेक्षा को मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर पूरा करूंगा। भूपेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी में आपने बड़े निचले स्तर से कहा, आम कार्यकर्ता से आपका सफर शुरू हुआ। आज आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष आप रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष आप रहे और तमाम जिम्मेदारियां आपके पास रही। अब आप आकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन ये जो यात्रा रही आपकी सारी की सारी, क्या जब आप सरकार में शामिल हुए, चलिए अब बाकी तो आप कुछ इस बारे में नहीं बताते, लेकिन इतना बता दीजिए कि आपको कितनी देर पहले पता चला कि आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है? भारतीय जनता पार्टी में जो जिस प्रकार के निर्णय हमारी पार्टी करती है सोच समझकर और कार्यकर्ता के काम को ध्यान में रखकर, उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा आभास नहीं था जी, लेकिन मैं मंत्रिमंडल के समूह के मुखिया के नाते, अध्यक्ष के नाते आजमगढ़ के दौरे पे था जी। मेरे साथी मंत्री दयालु शरण मिश्रा जी और सुरेश राही जी, हम तीनों लोगों का ग्रुप, हम एक दिन पहले आजमगढ़ पहुंच गए। 23 तारीख में 24 से हमारा दौरा था जी। तो 24 तारीख को सुबह 9:30 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहां से मैसेज मिला कि आपको शाम तक दिल्ली पहुंचना है। ये नहीं बताया क्यों पहुंचना है जी। तो मैंने उनसे कहा जी मैं आजमगढ़ हूं, अभी लखनऊ से 300-350 किलोमीटर, शाम तक तो बड़ा कठिन पहुंचे पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूं रात को ट्रेन पकड़ के सुबह लखनऊ दिल्ली आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप शाम तक आओ। तो मैं फिर आजमगढ़ से अपने कार्यक्रम को बीच में छोड़कर लखनऊ आया, लखनऊ से जहाज पकड़ के दिल्ली पहुंचा और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आपको संगठन का काम देना है, कोई समस्या तो नहीं है। तो मेरा स्वभाव लंबे समय तक, मेरा अनुभव, मेरा मन भी वहीं रहता है, तो मैंने सहजता से स्वीकार किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि आपने जो काम आप दोगे अच्छे मन से करूंगा, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को साथ लेकर चलूंगा और जो मेरे नेतृत्व की अपेक्षा है उसे पूरा करूंगा। जी भूपेंद्र जी, ये बताइए कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पे बात करूं, पूरा प्रदेश आप देख रहे हैं, लेकिन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करूंगा कि इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ा एक हवा था कि पश्चिम में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, पश्चिम में नुकसान हो सकता है। मैं पहले विधानसभा चुनाव की बात करूं, हालांकि नतीजे वैसे नहीं रहे, नतीजे अटकलों के विपरीत रहे। तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम का किसान जो एक नाराज तबका बताया जाता है, उस नाराजगी को आप दूर कर पाए और अब भूपेंद्र चौधरी पूरी तरह से खत्म कर देंगे? मैं किसान समुदाय में पैदा हुआ, पश्चिम क्षेत्र से आता हूं, मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मुझे उस रूप में भी देखा जाए, मैंने लंबे समय तक पार्टी में काम किया जी। जहां तक किसान समाज से, पश्चिम क्षेत्र से जुड़ा विषय है जी, हम लोग सामान्यतः एग्रेसिव हैं थोड़ा और अपने विषयों को ज्यादा आक्रामकता से कह लेते हैं, जिससे लोग हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो, हमारी बात को सुने जी। लेकिन बीजेपी से और मोदी जी से हम लोग बहुत लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और पिछले 4 चुनावों में ये चीज हमने प्रदर्शित भी की है, दिखाई भी है। आप लोकसभा के चुनाव देखो, विधानसभा के चुनाव देखो, और विधानसभा के चुनाव में भी पहले चरण का जो मतदान था, जो 6-7 चरणों का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें पहले चरण में 58 सीटों का चुनाव था जी। तो जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा ये जिले थे जी। और इन जिलों की 58 सीटें थी जी। किसान आंदोलन, जिस जाति समुदाय की आप बात कर रहे हो, ये उसी से प्रभावित सीटें हैं जी। बीजेपी को अगर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से सीटें मिली हैं तो इन 58 सीटों में से 46 सीटें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें इसी क्षेत्र से मिली जी। तो कोई विषय नहीं है जी। बीजेपी अब समाज के सब वर्गों की पार्टी है, सब क्षेत्रों की पार्टी है। अब किसी भाषा भाषी, किसी क्षेत्र के विशेष, किसी जाति समुदाय की भाजपा पार्टी नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संगठन का स्वरूप सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है और हमारा संकल्प है देश के प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी, पश्चिम की हम बात करें तो ये बताइए कि अखिलेश यादव और जो जयंत चौधरी, इनका जो गठबंधन है, वो 24 में कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि
जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि खोया हुआ जनाधार वापस मिला है और विधायक चुनकर आए हैं हमारे इस बार, वो ये बात कह रहे हैं। ये बात ठीक है, कुछ सीटें उनकी बढ़ी हैं, लेकिन आप राजनीतिक परिणामों के बारे में विचार करोगे तो अखिलेश यादव जी का कार्य क्षेत्र है कन्नौज। कन्नौज की तीनों सीटें बीजेपी जीती। जी। इटावा उनका गृह क्षेत्र है, इटावा की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीती। जी। बागपत, जिन बड़े नेता की बात कर रहे हैं, उनका कार्य क्षेत्र है, 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीती। तो अब ऐसा ना समझा जाए कि किसी विशेष व्यक्ति का गढ़ है, विशेष व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है और वहां भाजपा कमजोर होगी। अब ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व के प्रति हमारे समाज का, जनता का विश्वास और हमारे कार्यकर्ता की सक्रियता, मेहनत, संपर्क, और मेरा कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है जी। मेरा नेतृत्व 24 घंटे काम करता है और हमारा गठबंधन जनता से है, हमारा संपर्क जनता से है, हमारा संवाद जनता से प्रत्यक्ष है और हम जनता के दुख दर्द में, हमारा नेतृत्व भी और हमारे कार्यकर्ता भी जनता के दुख दर्द में साथ खड़ा है। हमारा नेतृत्व का गठबंधन है। लोग चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद उनकी भूमिका कोई नहीं है। आप देखोगे अब जातीय, समाज, इन समूह की कोई भूमिका रही नहीं। अब पूरा प्रदेश, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ। भूपेंद्र जी, आपके जब अध्यक्ष बनने के बाद जो बहुत चर्चा का विषय है वो ये भी है आपकी सादगी, और वो जब से आपने पदभार संभाला है उसके बाद से लेकर आज तक, आज मैं आपके साथ भी बैठा हूं तो मुझे दिख भी रही है, मैं महसूस भी कर रहा हूं और आपका कार्यकर्ता भी शायद इस बात को महसूस करता है कि वो आपसे इसीलिए जुड़ा हुआ है। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती ये है, जब आप अपनी नई टीम बनाएंगे, अब सबकी नजरें इसी बात को लेकर, और मुझे लगता है कई फूल, कई गुलदस्ते भी लोग इसीलिए भी लेकर आ रहे होंगे कि साहब भाई साहब टीम में जरूर शामिल करिएगा। तो ये टीम कब तक आएगी, अब सबको इसी बात का इंतजार है और टीम आने पर भाई साहब की चुनौती भी बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है जी, और आंतरिक लोकतंत्र में हम अपने संगठन का गठन भी उसी प्रक्रिया से करते हैं जी। हमारा 3 वर्ष का संगठनात्मक कार्यकाल है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव या उनका कार्यकाल संभवतः फरवरी तक है जी। बीच में निकायों के चुनाव जी। तो हो सकता है कुछ थोड़ा समय हमें मिले और हम उसके बाद अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहले बूथ का गठन करेंगे, फिर मंडल का करेंगे, फिर जिले का करेंगे, फिर प्रदेश का करेंगे और फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव करेंगे। अब जहां तक वर्तमान व्यवस्था की बात है तो मुझे मिड सेशन के लिए बनाया गया है जी। जो स्वतंत्र देव जी का शेष कार्यकाल बचा हुआ है, मुझे उसे पूरा करना है। सरकार के संगठन के कुछ लोग सरकार में चले गए जी, मंत्री हमारे बन गए हैं 1-2 लोग, तो उनकी जगह नए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी हम दे देंगे। जल्दी उस पर निर्णय करेगी पार्टी, लेकिन संगठन का गठन विधिवत संगठन की अवधि में ही होना है जी। यानी जब कार्यकाल पूरा होगा। जी जी। तो ये कब पूरा होगा? कार्यकाल मुझे जितना जानकारी है अभी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल फरवरी तक है जी। तो मैंने आपको बताया, हम पहले एक सिस्टम है हमारा, चुनाव की प्रक्रिया है। जब हम चुनाव में जाते हैं तो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं जी, और जब हम मनोनयन में जाते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं जी। तो हम चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में हम पहले बूथ बनाएंगे, बूथों का गठन करेंगे, फिर हम मंडल करेंगे, फिर हम जिले करेंगे, जिले के बाद प्रदेश करेंगे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया में संभवतः 3-4 महीने का समय लगे, लेकिन हम मंत्री अपने संगठन का गठन विधिवत रूप से जो भी हमारी काल अवधि है उस काल अवधि में करेंगे। हाँ, एक विषय ये हो सकता है कि निकायों का चुनाव है जी, तो संभवतः ऐसा लगता है दिसंबर तक निकायों का या जनवरी तक कार्यकाल है, तो उसमें अगर बीच में चुनाव होंगे तो संगठन का कार्यकाल थोड़ा बहुत महीने 2 महीने हो सकता है, हमें आगे बढ़ाना पड़ा जी। तो यानी कुछ लोगों को भी इंतजार और करना होगा, कुछ और यानी और बुके खरीदने पड़ेंगे अध्यक्ष जी को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं है जी। संगठन का, मेरे सब परिवार के लोग हैं, भाजपा का संगठन परिवार भाव से ही चलता है और मेरे संगठन ने मुझे बहुत सिखाया जी। मैं जिन समूह से, जिन समाज से आता हूं, वहां भाजपा का प्रारंभ में बहुत प्रभाव नहीं था जी, बिल्कुल, लेकिन मैंने बहुत सीखा है और अब समाज, देश के साथ, समाज के साथ, हम लोग से बड़ा देश के लिए कुर्बानी करने वाले लोग नहीं हैं जी। और हम हमेशा देशभक्त हैं, देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, पश्चिम के किसान समुदाय के, और भाजपा के साथ जुड़े हैं। स्वाभाविक रूप से जो किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हो जी, किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था। राजनीतिक दलों ने किसानों के, जब उनके पास कुछ बचा नहीं
तो उन्होंने किसान के बंदूक पर, कंधे पर बंदूक रख के अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की। जी, उसमें वो नाकाम रहे। और इसके लिए ताजा उदाहरण है कि योगेंद्र यादव तथाकथित किसान नेता है, उन्होंने कहा अपने बयान में कि हमने तो अखिलेश यादव को बढ़िया पिच बना के दी थी, अब वो बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। जी, तो वो तो किसके लिए काम कर रहे थे, किसके इशारे पर काम कर रहे थे, किस क्षेत्र के लिए काम, सबको पता है। उन्होंने अपने बयान में कहा, आपने दिखाया भी होगा। जी, जी, बिल्कुल। यहां पर हमारे विरोध जी वीरेश पांडे हैं, वो भी एक सवाल आपसे करना चाहिए अध्यक्ष जी। जी वीरेश जी। अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की यात्रा, और इस बीच में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन जिस भूपेंद्र चौधरी को मैं आज से 20 साल से देख रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, उनमें कोई रंग रोगन का भाव नहीं। ऐसा संत भाव कहां से आपके अंदर आता है? वेशभूषा, वही सादगी, ऐसा कैसे अपने को बनाया आप रखते हैं? और जो आप कहते हैं कि मुझे माल्यार्पण नहीं चाहिए, मुझे माला न पहनाओ, तो ये संत भाव आया कैसे आपके अंदर? मेरी 55-56 साल की उम्र हो गई। मैं 66 बोर्न हूं, 1966 का मेरा जन्म है। मैंने जो अनुभव मेरे रहे, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरे संगठन की पृष्ठभूमि, जो मुझे सिखाया है वैसे ही मैंने करा। अब मैं बदलने की स्थिति को अवस्था होती है जी, अब मेरी बदलने की कोई अवस्था नहीं। और आप विश्वास करो, मैंने जीवन में सब कुछ देखा। मेरे जीवन में मैंने कोई संघर्ष नहीं किया। मैंने अच्छे मन से अपने परिवार को साथ लेकर, अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों को साथ लेकर, आदर सम्मान से सबको साथ लेकर मैंने काम पार्टी का करा। और मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लंबे समय तक मुझे काम में लगाए रखा। और मैं कहता हूं, बीजेपी में कार्यकर्ता के लिए आरक्षण है, हमारे यहां किसी परिवार के लिए आरक्षण नहीं है जी। और उस आरक्षण का लाभ लेकर मैं यहां तक आया हूं। मैंने प्रारंभ में अपने विष्णु परिषद में राम मंदिर के समय मैंने काम किया। बाद में मैं भाजपा में रहा, भाजपा का जिले का महामंत्री, अध्यक्ष, विभाग संयोजक, क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय सब दायित्व में रहा। मैं चुनाव कभी जीत नहीं पाया, लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे बारे में जो निर्णय करा, मैंने सहर्ष से स्वीकार किया, अच्छे मन से स्वीकार किया। मुझे सरकार में भेजा तो मैंने प्रयास किया अच्छे मन से, अच्छे भाव से। और अब मुझे संगठन में काम दिया, पहले भी मैं इसी भाव से करता था, ऐसा ही करता था। इसमें कोई नहीं है। मुझे अच्छा खाने की स्वभाव है, मेरा अच्छा रहने का स्वभाव है, यही मेरी दिनचर्या है। और इसमें ये सब स्थिर हैं जी, चीजें बदल नहीं सकती इस अवस्था में। लेकिन मेरे संगठन ने, मेरे नेतृत्व ने मुझे, मेरी पार्टी ने, मेरे विचार ने मुझे बहुत समझाया है, बहुत सिखाया है। और जो मैंने सीखा है वो मेरे जीवन में दर्शा दी। अखिलेश यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप भूपेंद्र जी, ये बताइए। देखो, देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में। आप देखो, मोदी जी कोई छुट्टी नहीं ले रहे, योगी जी कहीं कोई अवकाश पे नहीं है। अभी चुनाव नहीं है, अभी 6 महीने चुनाव हुए विधानसभा के। हमारे सभी मंत्रिमंडल के समूह के नाते अपने जो भी उन्हें आवंटित मंडल हैं सब में जा रहे हैं। अब जैसे माननीय धर्मपाल सिंह जी बैठे हैं, ये 3-4 दिन अभी मुरादाबाद रह के आए हुए हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। मैं कल मुरादाबाद में था माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, तो आदरणीय धर्मपाल सिंह जी भी थे। सब जगह जा रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हमारा 12 महीने 24 घंटे और 364 दिन जनता के बीच में रहता है। हम जनता के बीच में रहते हैं, पार्टी हमारी जनता के बीच में है, हमारा जनता से गठबंधन है जी। और जनता हमारे साथ है। दूसरे लोग चुनाव में दिखाई देते हैं, हमारा गठबंधन जनता से है, जनता का गठबंधन हमसे है, जनता का गठबंधन मोदी जी से है, जनता का गठबंधन योगी जी से है और भाजपा से है। अब इनका मूल्यांकन करो, अखिलेश जी कहां है जी? जी, आपके बहन भाई की जोड़ी कहां है? बड़ी बहन जी कहां है? अलग अलग उन अखिलेश यादव के गठबंधन के एक पार्टनर हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने नाम भी मैं ले रहा हूं आपको। हाँ, उन्होंने बढ़ा दी उनकी। उन्होंने कहा, अपने बयान में कहा जी उन्होंने जी कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकलना चाहिए। अखिलेश जी निकलते ही नहीं तो हम क्या करें? तो अब ऐसी स्थिति नहीं है जी। जनता सब समझती है, आप लोगों के इतने संपर्क संवाद हैं, जनता देखती है, मीडिया को सब सुनती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब जनता के बीच में रहते हैं। तो अब सबको पता, लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति है। और विश्वास के आधार पर और कामों के आधार पर और
संगठन की सक्रियता मेहनत के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, लड़ेगी और जीतेगी। भूपेंद्र जी, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं, आजमगढ़ हालांकि लोकसभा चुनाव आपने भले जीता भी उपचुनाव, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए। गाजीपुर में स्थिर प्रदर्शन कोई बड़ा बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था, और इसी तरह से अगर हम बात करें मऊ की बात करें, यहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तो पूर्वांचल के जो 4-5 जिले हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती साबित हुए अभी इस चुनाव में, तो 24 से पहले किस तरह से इस चुनौती से पार पा पाएंगे आप? देखो, ऐसा है, राजनीतिक दल हमेशा, सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी एजेंडों में, अपने कार्यकर्ताओं में, सब में ये कहते थे कि भाई हमें 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। 2/3 बहुमत के सपने देखकर लोग चुनाव लड़ते थे, जो सरकार लीड करने की स्थिति में दल होते थे। जी। बीजेपी को 2017 में इस प्रदेश की महान जनता ने 80% सीटें दी लोक विधानसभा। जी। 2014 में 90% लोकसभा की सीटें दी। 2019 में गठबंधन के बाद सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल सबने गठबंधन कर लिया मोदी जी को हटाने के लिए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 80% सीटें, 64 सीटें 80 में से बीजेपी को। 2022 में भी माहौल जैसा आपने देखा कि लोग पिच तैयार कर रहे थे बैटिंग के लिए, कोई फील्डिंग के लिए कर रहा था, सारी ताकतें लगी हुई थी बीजेपी को हराने के लिए। ऐसा माहौल था जब हम पूरब में गए जी, तो लोग चर्चा करते थे, भूपेंद्र जी पश्चिम में क्या होगा। अब हम लोग चुनाव लड़ा के गए थे, हमें पता था क्या होगा, और जिस प्रकार के परिणाम आए, परिणाम में 70% सीटें बीजेपी जीत के गई, 2/3 बहुमत से जीत के गई, ज्यादा बना। योगी जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल काम करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने। 35 साल 36 साल बाद कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है, ये बड़ी बात। आप सरकार में भी रहे और संगठन में तो लंबे अरसे से, और पूरे आप संगठन की कमान है। आजकल बहुत चर्चा में है कि संगठन सरकार से बड़ा है, इस तरह की बात है, आपका क्या कहना है इस पर राय? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सरकार लागू कर रही है, मैं औरों की नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी पार्टी का जो एजेंडा है, जो संगठन ने तय किया, उस संगठन के एजेंडे पर केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकारें चल रही हैं। हमारे जन्म के कालखंड से सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख हमने कहा भाजपा की सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। हमने कहा भाजपा की उस समय जनसंघ थी जी, हमने कहा जनसंघ की भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा ही कहूंगा मैं, तो हम कॉमन सिविल कोड लागू करें। हमने कहा भाजपा की सरकार आएगी, शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। 1988 में हमने तय किया भाजपा की सरकार आएगी, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, या आने वाली बाधाएं दूर करेंगे। मेरी सरकार बनी 2014 में। हमारे यहां संघीय ढांचा है, राज्यसभा में हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। जैसे जैसे राज्यों में हमारी सरकार बननी शुरू हुई और राज्यसभा का शक्ति संतुलन हमारे पक्ष में आया, तो 2019 में हमने सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का काम किया। 5 पीढ़ी बीत गई जी इस विषय को नारे लगाते हुए जी। हमने राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया और हम उसमें सफल रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य निर्माण हुआ जी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, आप हमारे घोषणा पत्र उठा के देख लो, हमारे संकल्प पत्र उठा के देख लो, हमारे सब संकल्प पत्रों में ये विषय है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार हमारे एजेंडे पर काम कर रही है, हमारे घोषणा पत्र के सारे बिंदुओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। भूपेंद्र जी, आपने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया और आपकी भी सक्रिय भूमिका उस आंदोलन में रही, और राम जन्मभूमि आंदोलन में आप कारागार में भी रहे, तो उस वक्त क्या कभी दिमाग में ये नहीं आया कि कहां इस राजनीति में फंस गए, किस पचड़े में फंस गए? कभी जीवन में ऐसा दौर भी आया हो? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो समूह है, बहुत बड़ी संख्या है जी, करोड़ों में संख्या है जी, वो एक विचारधारा से जुड़े हैं और उस विचार के साथ जुड़े हैं, और उस विचार की उनकी मंशा ये रहती है उस समय तक, हम लोगों की भी, मेरी भी रहती है कि भाई मेरे एजेंडे के आधार पर हम अपने शासन व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। हम अपने देश की शासन, हम सरकार में आएंगे
और सरकार के आने के बाद इस देश की शासन व्यवस्था को, इस प्रदेश की व्यवस्था को हम अपने एजेंडे के आधार पर चलाएंगे। उस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। इस प्रदेश की महान जनता ने, इस देश की महान जनता ने योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमें जनादेश दिया और निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों की सबकी जो उनकी इच्छा है, जो उनके विषय थे, उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2014 में आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष था जी, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था जी। तो उस वक्त आपको क्या ये बात आप महसूस कर रहे थे कितनी बम्पर सीटें बीजेपी जीत जाएगी 2014 की, अगर हम बात करें? अब देखो, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं वही आपको क्या लगता था उसमें, लेकिन ये जानना चाहता तो मेरा आकलन कभी गलत नहीं हुआ जी, कभी आज तक। मैंने अपनी स्थिति, अपनी पार्टी की स्थिति आंकने में कभी भूल नहीं की। जो स्थिति थी, मैंने उस समय कहा पश्चिम क्षेत्र की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। आप तत्कालीन मीडिया के लोगों से बात करो, सारी जीती। मैं पूरे प्रदेश में गया, मैंने अपने नेतृत्व को कहा बीजेपी 90% से ज्यादा सीटें जीतेगी, 90% ज्यादा। अब के भी हम लोगों ने पूरा डिजाइन कर लिया था, होमवर्क कर लिया था, हम एक एक सीट का था। पश्चिम क्षेत्र की 136 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 109 जीती थी जी। हम ये मानते थे कि 95 सीटें जीतेगी, हम 93 जीते, 95 जीते थे हमने कैलकुलेशन बिल्कुल। तो अब मैं उसका जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति को समझने के लिए बहुत सारे पैरामीटर पे आपको नीचे जाना पड़ेगा जी। और बीजेपी का सिस्टम, कार्यकर्ता नीचे तक हैं, वो रिपोर्ट देते थे, सूचनाएं देते थे कि गांव में कितने वोट मिलेंगे, कितने विरोध में जाएंगे, किस दल में जाएंगे। तो उसके आधार पर हम लोग असेसमेंट संगठन के नाते करते थे और उस संगठन के असेसमेंट में बीजेपी को जो आकलन कार्यकर्ताओं का था, जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक था नीचे से, उसी के आधार पर हमें परिणाम हमारे पक्ष में आए। भूपेंद्र जी, एक चुनौती इस लिहाज से भी, अगर हम पिछले चुनावों को देखें, 14 में शानदार प्रदर्शन, 17 में शानदार प्रदर्शन, 19 में भी अच्छा प्रदर्शन कहूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव मायावती का गठबंधन था। उस गठबंधन के आगे आंकड़ों के लिहाज से तो लगता था कुछ टिक नहीं पाएगा, एक आंधी चलेगी। हालांकि उसका कोई बहुत असर तो नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि हम मुरादाबाद मंडल की बात करें, इस इलाके की बात करें, तो यहां पर बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। तो अभी 24 को लेकर क्या लगता है, 80/80 की जो बात हो रही, क्या ये व्यवहारिक है? हमने 2019 के चुनाव में 64 सीटें जीती थी, 16 सीटें हम हार गए। बाई इलेक्शन हुआ है, तो बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हम जीत गए जी। अब हमारी सीटों की संख्या 66 हो गई। 14 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो पिछली बार बीजेपी हार गई जी। उससे पहले वो सीटें हमने 2014 में जीती थी, उनमें अधिकांश सीटें हम लोगों ने एक रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को इस काम पर लगाया जी। और केंद्रीय पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय पार्टी की तरफ से भी सभी भारत सरकार के माननीय मंत्रियों को प्रवास करने का काम, नीचे तक जाने का काम मिला है, वो भी जा रहे हैं। और हम लोग रणनीतिक रूप से अपने सेक्टर को, बूथों को मजबूत करके, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके और अपनी सरकार की, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाकर, योगी जी ने, सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे सुरक्षा से जुड़े विषय हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विषय हों, चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे विषयों से जुड़े विषय जनता जानती है। हमारी सरकार आने से पहले 2022-17 में बिजली केवल 4 जिलों को मिलती थी और बाकी लोग बिजली का बिल देते थे जी। हमने, सरकार ने, मेरी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की और उस व्यवस्था के तहत सभी जगह जो सरकार का शासनादेश है, शासन की मंशा, उसके अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हमने कोई भेदभाव नहीं करा। रामपुर में बिजली 24 घंटे मिल रही है, मुरादाबाद में मिल रही है, बरेली में मिल रही है। हमसे पहले जो वीआईपी जिले थे, बिजली के वितरण में वीआईपी कल्चर था, उसे सब लोग समझते थे और उन सब विषयों के खिलाफ ही जनादेश पार्टी ने, हमारी पार्टी तो ये 80 सीटें, 80 की 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य आपने रखा है, ये व्यवहारिक आप इसे मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मेरे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है और मेरे कार्यकर्ता की सक्रियता, मेहनत, संपर्क, जनता से संवाद है। उसी के आधार पर मैं अपने विश्वास को दोहराता हूं। भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें, 100% लोकसभा की सीटें 2024 के चुनाव में जीती।
भूपेंद्र जी, मैंने जितना बीजेपी को कवर करते हुए जितना मुझे लंबा अरसा हो गया, लेकिन मैंने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो आपका कैडर है, वो बड़ा इमोशनल है। वो अगर काम भी जी जान से करता है तो नाराज होने में भी उसको 1 मिनट भी नहीं लगता। और जब नाराज होता है तो घर बैठ जाता है, और जब घर बैठता है तो उसका नुकसान होता है। और देखिए, दूसरी बात, ये अब एक सरकार पूरे 5 साल चल पड़ी, अब दूसरी सरकार चल रही है, तो ऐसे में ये भी चुनौती नहीं है कि आपको लगता है कि इस कार्यकर्ता, जो अंतिम आपका कार्यकर्ता है, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है? देखो, मेरे कार्यकर्ता ने, मेरी पार्टी ने कुछ बिंदु को लेकर, एजेंडे को लेकर हम लोग उस विषय पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। और उस अपेक्षा जो कार्यकर्ता की है, मेरे कार्यकर्ता की जो अपेक्षा, उस अपेक्षा को सरकारें पूरा कर रही है, उस एजेंडे को पूरा कर रही है। कार्यकर्ता का ही एजेंडा है सारा। मेरे कार्यकर्ता का एजेंडा ठेके, पट्टे, राशन की दुकानें नहीं है जी। मेरे कार्यकर्ता का जीवन इसलिए नहीं लगा, मेरे कार्यकर्ता का जीवन लगा है राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए, भारत को विश्व में बड़ी ताकत बनाने के लिए मेरे कार्यकर्ता ने समय दिया, संघर्ष किया। और 5वीं 6ठी पीढ़ी है ये। ठेके पट्टे के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ने समय नहीं दिया। तो जो लोग ये बात स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज है, बिल्कुल नहीं है जी। कार्यकर्ता के एजेंडे पर ही सरकार चल रही है। कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं। लोगों ने कहा, भाई हमने सारी जिंदगी संघर्ष किया, अब बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले धारा 370 हटा दी। हमने संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बन गया। हमने संघर्ष किया, किस प्रकार का भेदभाव सरकारें करती थी जी। आज स्थिति है, कांवड़ यात्रियों पर किस प्रकार से सरकार फूलों की वर्षा करती है, हेलीकॉप्टर से वर्षा करती है, और हम उनका आस्था का सम्मान करते हैं। ये एक बड़ा विषय है जी, और इसी विषय के लिए मेरे कार्यकर्ता ने जीवन लगाया है, मेरे कार्यकर्ता ने संघर्ष किया है। भूपेंद्र जी, एक और बड़ा अहम सवाल आपके संगठन से ही जुड़ा। 2014 में आप लोगों ने हिम्मत दिखाई और आरएलडी से गठबंधन नहीं किया, अगर हम बात करें उस चुनाव के, और उसके बाद से लगातार, और मुझे लगता है कि पार्टी ने अपनी पश्चिम की लीडरशिप पर, या जो जाट लीडरशिप बीजेपी के अंदर है, उस पर भरोसा किया। और आज की तारीख में है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की जो जातीय जटिलता है वो मजबूर भी करती है। खैर, हालांकि से चुनावी राजनीति के लिहाज से तो जाहिर सी बात है, जो लाइक माइंडेड लोग हैं एक साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी अपना दल से गठबंधन है, निषाद पार्टी से गठबंधन है, ठीक है, वो आपकी अपनी रणनीति है, लेकिन संगठन को उस जातीय जटिलता को तोड़कर पूर्वांचल में घर घर तक भाजपा भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में कैसे पहुंचेगी, क्या इसको लेकर भी कोई प्लान है? जब हमारा जीवन, हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई तो लोग कहते थे भाजपा अमुक अमुक वर्गों की पार्टी जी, जनसंघ अमुक पार्टी। लोग कहते थे एक विशेष क्षेत्र की पार्टी। बाद में लोग कहने लगे उत्तर भारत के लोगों की पार्टी है। फिर लोग आगे बढ़े, कहने लगे हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी है। आज क्या स्थिति है जी? आज कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है, और पिछले 20 सालों से कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का 80% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा में सीटें कर्नाटक से हमें मिल रही जी। गोवा में हमारी सरकार है। आप तेलंगाना की बात करोगे तो 17 सीटों में पिछली बार 4 सीटें हम जीते थे लोकसभा की, और हम लोग बिल्कुल इस बात के लिए संकल्पित है कि विधानसभा में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप सुदूर पूर्व के राज्यों की बात करो, असम में दूसरी बार हमारी सरकार बनी है। लोकसभा की सीटें आधे से ज्यादा हमारे पास। आप चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आपके त्रिपुरा हो, सब जगह भाजपा की सरकार है, बहुमत की सरकार है। और शेष राज्यों में नागालैंड, असम, इनमें नागालैंड, मेघालय जी, हमारी सरकार में हम शामिल हैं। बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल के नाते हम शामिल। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी सभी भारतवासियों की पार्टी है, सभी जाति वर्गों की पार्टी है, सभी धर्म के मानने वाले लोगों की पार्टी है। हमारे साथ सब लोग हैं, और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जहां तक पूर्वांचल की और पूर्व पश्चिम की बात है, हमारा कार्यकर्ता, हमारा संपर्क सब समाज के वर्गों में है, और मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति समाज का विश्वास है। उसी विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, सबका विश्वास है। आपने कहा आपकी पार्टी का नारा भी है, सबका विकास, सबका विश्वास।
लेकिन अगर मैं सिर्फ हमारे अपने प्रदेश की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का दिल क्यों नहीं जीत पाई? वो जितनी भी सरकार की लाभार्थी परक योजना है, जी, कोई भेदभाव नहीं, आप पूरे आंकड़े उठलवा लो, सबको सरकार के योजनाओं का लाभ मिला है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनको सबके विकास के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सारी चीजें हैं। हो सकता है कोई रणनीतिक रूप से अभी परिस्थिति ऐसी हो, लेकिन वैचारिक रूप से हम समाज को सबको साथ लेकर चलने की हमारी मनस्थिति है। और निश्चित रूप से जिस समाज की आप टिकट आप नहीं देते मुस्लिम प्रत्याशियों को। अब ये हमारी रणनीति है जी, चुनाव की हम कैसे जीतेंगे ये तो रणनीति पार्टी को तय करना है जी। और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सारे उस समाज में भी हमारा जनसमर्थन बढ़ा है। रामपुर जैसी सीट बीजेपी बाई इलेक्शन में जीती है, सबके विश्वास से जीती है। एक चुभने वाली बात, हमारे कार्यक्रम भी चलता है, बात तो चुभेगी। चुभने वाली बात यह कि रामपुर का चुनाव सपा ने आरोप लगाया, आजम खान ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने लोगों को, पुलिस प्रशासन ने घरों से ही नहीं निकलने दिया, कई बूथ खाली रह गए। इस पर क्या कहना आपका कि डर के साए में चुनाव हुआ? क्योंकि कई घरों उन्होंने, कई लोग यहां तक कह रहे हैं कि कई लोगों के मोहल्लों के बाहर तो बुलडोजर खड़े थे। क्या हकीकत है सर इसमें? देखो, लोकतंत्र में जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए जी। हमने कभी भी, जब हम चुनाव हारे तो हमने शासन व्यवस्था पर, चुनाव आयोग की व्यवस्था पर कभी प्रश्न खड़े नहीं करे। हमने कभी ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहा। हम चुनाव हारे भी, ऐसा नहीं बीजेपी चुनाव नहीं हारी। लेकिन इन लोगों का क्या है, दूसरे दलों के लोगों का क्या, कि ये हार को सहजता से लेने तैयार नहीं है जी। ये अपना मूल्यांकन करने तैयार नहीं है। इनकी सरकारों के समय गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता जो लोगों ने की और गरीबों के संसाधन को लूटने का काम किया, उसका मूल्यांकन ये नहीं करेंगे। इन्हें जमीन पर जाना चाहिए जी, और अपनी स्थिति जो इन्होंने अपने सरकारों के समय, सरकारों के काल अवधि में इन्होंने काम किए, उनका समीक्षा करके इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इनके बारे में जो इन्होंने अराजकता की है वो जनता सब समझ चुकी है, जनता सब जानती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रामपुर का जहां तक विषय, ऐसा नहीं है, सबने वोट डाले हैं, किसी को वोट डालने का कोई प्रतिबंधित, लेकिन वो अपनी हार मानकर उन्होंने पहले से ही विलाप करना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था जनता हमारे खिलाफ है, जनता हमारे वोट नहीं देगी, तो ईवीएम को दोष देना शुरू करो, पुलिस प्रशासन को दोष देना शुरू करो। अब अगर मान लो हमारी सरकार के समय चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हमारी सरकार के समय, लोकसभा के चुनाव हमारे, हम 16 सीटें क्यों हार गए? अगर हम इस तरह का सब प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके चुनाव जीतते, लोगों को वोट नहीं डालने देते, तो 16 सीटें क्यों हारे हम? बाद में 125 सीटें, 124 सीटें विधानसभा की हार गई बीजेपी। हमारे कई महत्वपूर्ण लोग चुनाव हार गए, केशव जी हार गए, हमारे डिप्टी सीएम चुनाव हारे। अगर हम अराजकता करते, सरकारी मशीनरी का उपयोग करते, वोटों पर डाका डालते, दूसरे लोगों को वोट नहीं डालने देते, तो ये सीटें क्यों हारती हमारी? तो हम लोग अपने विचार पर, अपने संगठन की ताकत पर, अपने कार्यकर्ता की मेहनत पर और अपने नेतृत्व के प्रति लोगों का जो विश्वास है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश की महान जनता, देश की महान जनता योगी मोदी जी के साथ। तो बिल्कुल अध्यक्ष जी, सब बातों पर आपने बड़े खुलकर चर्चा की, एक एक विषय को आपने सामने भी रखा। और बिल्कुल अब आखिर में कुछ राजनीति से इतर एक सवाल मेरा कि अब बहुत सारे लोगों में, आम जनता में जिज्ञासा जरूर है कि भूपेंद्र चौधरी क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ये बताइए, इतना संगठन इतने सालों से आप कर रहे हैं, तो घर वाले परेशान नहीं हुए कभी कि ये संगठन? ये विषय नहीं है। मैंने बहुत बड़े घर में जन्म लिया जी। ये शायद लोग मेरा हाव भाव देख कर नहीं मानते होंगे जी। मेरे घर में मेरे पिताजी पे मेरे जन्म से पहले कार, आप समझ लो जी। और बहुत बड़ा घर है, खेत किसानों में बहुत जमीन जायदाद हम लोगों पे है। मेरे पिताजी 4 भाई थे और हम लोग 5 भाई थे। एक भाई की मेरे डेथ हो गई और मैंने खेत किसानों की जो संयुक्त परिवार की परंपरा है जी, उस परंपरा का लाभ लेकर मैं यहां तक पहुंचा। मेरे भाई घर का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। मेरे पिताजी का घर पर कंट्रोल था जी। तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने अपने परिवार को और संगठन को साथ साथ चलाने का काम किया। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी मुझसे 21 साल छोटी है, आप समझ लो। मैंने उसे खूब अच्छे से पढ़ाया। इंग्लैंड में वो लिवरपूल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस की मास्टर डिग्री करके आई है। एक छोटी बेटी मेरी है, वो
मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। एक मेरा बेटा है, उसने बीटेक किया है, 5-6 साल सर्विस की है, उसकी शादी हो गई। मैं उसे कोरोना में घर ले आया, क्योंकि हम किसानों में जमीन उमीन का बड़ा मोह हम लोगों को है जी। तो वो घर की जमीन उमीन संभालता, बाग भी है, कोई परेशानी नहीं। मेरे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी भूमिका से, अपनी पार्टी से, अपने घर से, अपने परिवार से, मैं बिल्कुल अपने साथी सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से संतुष्ट हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया जी। है, मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। और मेरे अगर आप विचार करो तो सरकार के जो 3-4 बड़े बड़े लाभार्थी हैं जी, उन लाभार्थियों में मेरा नंबर भी है जी। मैं चुनाव जीत नहीं पाया। धर्मपाल सिंह जी भाई साहब तो 5वीं-6ठी बार चुनाव जीते हैं जी मैं चुनाव नहीं जीत पाया। जी। मुझे सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया, आप समझ लो, मुझे अध्यक्ष बना दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं, उस विषय को अन्यथा मत लियो। मेरे बराबर में ही एक सीट है चंदौसी, जी जी जी। गुलाब देवी बहन मेरी बड़ी बहन है, हाँ मुझसे जी जी सरकार में मंत्री है, 5वीं-6ठी बार की विधायक है। जी बीजेपी को सूट करने वाले समुदाय से आती है, जी। पढ़ी लिखी है, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रही है, भरतिया गर्ल्स इंटर कॉलेज चंदौसी का, मुरादाबाद मंडल का बड़ा इंटर कॉलेज है लड़कियों का, उसमें जी। प्रिंसिपल रही है। पिछली सरकार में मंत्री थी जब कल्याण सिंह जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी थे। जी इस बार भी मंत्री रही योगी जी की सरकार में, वो राज्य मंत्री रही, मैं कैबिनेट मंत्री रहा। तो अब क्या कहोगे आप? तो मेरी पार्टी का मैं अंतर्मुखी हूं जी और बहुत खुश हूं। और मेरी पार्टी ने, मेरे नेतृत्व ने, मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों का मुझे हमेशा ही स्नेह मिला और मुझे बहुत सम्मान मेरी पार्टी ने दिया। मैं अपने विचार के प्रति, अपनी पार्टी के, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत दृढ़ हूं, सबको साथ लेकर चलूंगा। और मेरी पार्टी ने जो काम मुझे दिया है, मैं सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ लेकर चलूंगा। तो मुझसे चौधरी साहब, बहुत- कोई व्यक्तिगत समय मिलता है अपने लिए? आखिरी बार कोई फिल्म देखी हो आपने? मैंने जीवन में पूरी फिल्म कोई नहीं देखी, आज तक नहीं? लेकिन मैंने कभी जब छोटा था तो 16 फिल्म चलती थी, जी तो मैं 10-12 बार कोशिश की मैंने। जी। मैं गया भी, लेकिन घंटे 2 घंटे देखी मैंने, उसके बाद चलाया। शोले भी आपने पूरी नहीं देखी? मैंने कोई फिल्म आज तक पूरी नहीं देखी। जी मैंने संगठन में प्रवास, संपर्क, मिलना जुलना, लोगों से उनकी बात सुनना और मेरी पार्टी का प्रभाव कैसे बढ़े, मेरी बात नीचे तक, मेरे विचार की कैसे पहुंचे, ये मैं कोशिश करता था। सरकार ने मुझे काम मिला तो मैंने अपने विभाग के प्रति पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपने सरकार के एजेंडे को पूरा करने का काम किया। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग में स्वच्छ भारत मिशन का काम मेरे विभाग की ओर ही था। जब मैं सरकार में आया तो स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री ने 14वें लागू किया। बड़ी चुनौती थी और हमारी माताओं के, बहनों के मान सम्मान से जुड़ा विषय भी था। जी। अनेकों प्रकार की बीमारी भी होती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने 2014 से 17 तक उसमें कुछ नहीं किया। योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने भी उसे प्राथमिकता में शामिल किया और हमने 2018 में 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 2.5 करोड़ शौचालय बनवाकर व्यक्तिगत पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित कर दिया। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय बनवाए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज हमारे माताओं बहनों से जो सुरक्षा से जुड़ा विषय था, उनके मान सम्मान से जुड़ा विषय था, उसे हम कहीं ना कहीं सफल रहे उसमें रोकने में। और निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई को नष्ट करने का, समाप्त करने का काम भी किया। और आज आप आकलन करोगे कि सामाजिक रूप से बाहरी सोच के प्रति लोगों में इतनी चेतना है, जी। इतनी जागरूकता है कि लोग उस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। जी मोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप धन्यवाद। आप हमारे इस महापंचायत इस कार्यक्रम में आए। आपका व्यस्त शेड्यूल है, आपको आगे की भी यात्रा पर भी जाना है। मैं एबीपी गंगा का, आप सभी अपने एबीपी गंगा के परिवार के सब साथी भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपने इस मंच पर बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया है, मेरी बात सुनी है। और निश्चित रूप से भविष्य में आपका आशीर्वाद इसने मुझे मिलता रहेगा, मेरी पार्टी को मिलता रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। लेकिन चौधरी साहब, मैं एक बात मैं भी आपको व्यक्तिगत अनुभव की बताऊं कि मैं उसमें हरियाणा भी लंबे अरसे से कवर कर रहा हूं, यूपी भी। मैं कई चौधरियों से मिला, लेकिन ऐसे चौधरी से पहली बार मिला हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मजा आया आपसे बात करके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।